हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं अपने नए यूट्यूब चैनल शर्मा क्लासेज में। पिछली वीडियो में हमने क्लास 10 के चैप्टर 6 के बारे में बात किया था। ट्रायंगल के बारे में, त्रिभुज के बारे में हमने बात की थी, जिसमें हमने समरूप आकृतियां के बारे में पढ़ा था। आज के इस क्लास में हम त्रिभुज के समरूपता के बारे में जानेंगे और जो इस चैप्टर में हमारे दो थ्योरम्स हैं, एक थेल्स थ्योरम और दूसरा थेल्स थ्योरम का कन्वर्स, उनके बारे में भी जानेंगे, इनको प्रूफ करेंगे, साबित करेंगे। चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है त्रिभुज की समरूपता। आज हम त्रिभुज की समरूपता के बारे में जानेंगे। कोई भी दो त्रिभुज समरूप कब होता है? कोई भी दो त्रिभुज समरूप कब होता है? इसके दो कंडीशंस होते हैं। कितने? दो कंडीशंस होते हैं, रखने होंगे। पहला कंडीशन होता है कि उनके संगत कोण बराबर हो। क्या हो? उनके संगत कोण क्या हो? बराबर होनी चाहिए। कोई भी दो त्रिभुज दिया गया हो और उन दोनों त्रिभुजों का जो संगत कोण होगा वो आपस में क्या होगा? बराबर होगा। जब उनके संगत कोण आपस में बराबर हो जाए तो वो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप कहलाएंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए ये एक त्रिभुज दिया हुआ है, एक त्रिभुज ए बी सी तथा दूसरी त्रिभुज पी क्यू आर, दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर दिया हुआ है। इसमें अगर कोण ए कोण पी के बराबर हो जाए, कोण बी कोण क्यू के बराबर हो जाए, कोण सी कोण आर के बराबर हो जाए, जब इन दोनों त्रिभुजों का संगत कोण, इसे ही संगत कोण कहते हैं, ए पी के बराबर हो जाए, बी क्यू के बराबर हो जाए और सी आर के बराबर हो जाए, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप कहलाएंगे। ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप कहलाएंगे। इसे हम ऐसे लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर होगा। ये जो होता है विद्यार्थियों, ये समरूप का साइन होता है। ये आप देख रहे हैं, ये समरूप का साइन होता है। आपको याद होगा, आप क्लास 9th में पढ़े होंगे कि दो लकीर के ऊपर जब ये लगाते हैं तो ये सर्वांगसम का साइन होता है और ये समरूप का साइन होता है। तो पहला कंडीशन आपको याद रहेगा कि इन्हीं दो त्रिभुजों को समरूप होने के लिए पहला कंडीशन जो होता है कि दोनों ही त्रिभुज में जो संगत कोण है वो आपस में बराबर होने चाहिए। अब दूसरा कंडीशन है, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, अर्थात समानुपाती होने चाहिए। क्या होने चाहिए? समानुपाती। समान अनुपात, एक ही अनुपात और समान अनुपात दोनों एक ही शब्द है। समान अनुपात क्या होता है इसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए यही दो त्रिभुज है, एबीसी और पीक्यूआर, इसमें संगत भुजाएं मतलब AB के साथ PQ, AC के साथ PR और BC के साथ QR, ये तीनों भुजाएं आपस में एक ही अनुपात में होने चाहिए। आप अनुपात क्लास 5 में, 6 में, 7 में अनुपात के बारे में पढ़ा होगा। वहां पे आप अनुपात के बारे में थोड़ा सा पढ़े होंगे कि किसी भी दो राशि को जब तुलना किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, तो उसे हम लोग अनुपात में कहते हैं। तो यहाँ पे आप दोनों ही त्रिभुज के सभी भुजाओं को, संगत भुजाओं को क्या करेंगे? आपस में कंपेयर करेंगे। और जब ये तीनों एक ही अनुपात में हो जाएगा, एक ही अनुपात में हो जाएगा, तब हम इस दोनों त्रिभुज को क्या कहेंगे? ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। जरूरी नहीं है कि दोनों ही कंडीशन फुलफिल करे। अगर आपके पास दो त्रिभुज दिया गया है, पहले अगर आपको एंगल ही इक्वल हो जाता है, कोण इक्वल हो जाता है, तो आप तभी भी उसको समरूप कह सकते हैं। या फिर इसकी संगत भुजाएं आपस में समानुपाती हो जाए, तभी आप कहेंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप है। तभी आप कहेंगे ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तो विद्यार्थियों, आपको ये दो कंडीशंस याद रखने होंगे कि कोई भी दो त्रिभुज समरूप तभी होता है या तो उसके संगत कोण बराबर हो या फिर उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, अर्थात समानुपाती हो। एक बात का ध्यान यहां पे रखेंगे आप लोग कि कोई त्रिभुज, आपके पास क्वेश्चन आता है और दिया हुआ है कि दो त्रिभुज है, उन दोनों त्रिभुजों का सभी कोण, संगत कोण आपस में बराबर है। संगत कोण क्या है? आपस में बराबर है। तो क्या वो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे? बिल्कुल होंगे। आप कहेंगे कि वो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। और जब त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो उसका संगत भुजाएं आपस में समानुपाती भी हो जाएगा।
मतलब ये हुआ कि अगर आपको कंडीशन एक कोई दिया हुआ है तो त्रिभुज समरूप होने के बाद ये दूसरा कंडीशन भी फुलफिल करेगा, या फिर अगर दूसरा कंडीशन ही दिया हुआ है, ये कह रहा है कि आपके पास दो त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या है, आपस में समानुपाती है। अगर संगत भुजाएं समानुपाती है तो त्रिभुज समरूप होगा, और जब त्रिभुज समरूप होगा तो ऑटोमेटिकली उसके सारे एंगल्स जो उसके संगत कोण है वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। आई होप इतनी बातें आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आपको ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि किसी भी दो त्रिभुज के समरूप होने के लिए क्या क्या कंडीशंस, क्या क्या शर्तें हो सकती है। तो आपको ये दोनों शर्तें याद रखनी है। सिंपल सा है, पहला संगत कोण आपस में बराबर होने चाहिए, या फिर दूसरा इनकी संगत भुजाएं आपस में समानुपाती होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर का जो पहला थ्योरम है थेल्स थ्योरम, उस थेल्स थ्योरम की ओर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अगले थ्योरम की तरफ। ये हमारे इस चैप्टर का पहला थ्योरम है जिसे थेल्स थ्योरम का नाम से भी हम लोग जानते हैं, थेल्स प्रमेय के भी नाम से भी हम जानते हैं। क्या कहता है स्टेटमेंट, एक बार पढ़ लेते हैं, बोर्ड पे लिखा हुआ है। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। स्टेटमेंट जरा सा लंबा है, हो सकता है आपको समझने में परेशानी हुई, हम इसको शॉर्ट करके समझाते हैं आपको। स्टेटमेंट ये कह रहा है कि आप कोई एक त्रिभुज ले ले, कोई एक त्रिभुज ले ले, और उस त्रिभुज में जानते हैं तीन भुजाएं होंगी, उस त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर जो रेखा खींची जाएगी तो वो रेखाएं बाकी अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगा। थोड़ा फिगर पे ध्यान दीजिएगा, आप लोग फिगर से समझिएगा कि मान लीजिए कि ए बी सी एक त्रिभुज है। क्या है? ए बी सी एक त्रिभुज है। इसमें हमने बीसी भुजा के समांतर डीई एक रेखा खींच लिया है। डीई एक रेखा खींच लिया है जो रेखा ए बी को डी बिंदु पे और रेखा ए सी को ई बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है। रेखा ए बी को डी बिंदु पे और रेखा ए सी को ई बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है। तो हमें यह साबित करना है कि ये जो रेखा है डी जो कि बीसी के समांतर है, वो रेखा ए बी तथा रेखा ए सी को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। रेखा ए बी तथा रेखा ए सी को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। ये हमें साबित करना है। आप लोगों को स्टेटमेंट समझ में आ गया? क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची जाने वाली रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। कई सालों से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये थ्योरम पूछा जा रहा है एग्जाम में, बस इसका लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज रहता है, इसलिए आप एग्जाम में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन का भाषा थोड़ा सा बदला हुआ रहता है, लेकिन मतलब वही रहता है, आपको थेल्स थ्योरम ही प्रूव करना रहता है। आप ध्यान से समझेंगे कि इस थ्योरम को हम प्रूव कैसे करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें क्या साबित करना है? इसमें दिया हुआ है कि एबीसी एक त्रिभुज है, डीई बीसी क्या समांतर है, तो हमें साबित करना है कि डीई रेखा एबी तथा एसी को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। चलिए देखते हैं। पहले हम कुछ स्टेटमेंट लिख लेते हैं, आप लोग एग्जाम में लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। माना कि एबीसी एक त्रिभुज है, माना कि एबीसी एक त्रिभुज है। माना कि लिखना जरूरी होता है क्योंकि ये हम जो फिगर बनाते हैं एग्जैक्ट फिगर बनता नहीं है, हमें दिखता है त्रिभुज है, एग्जैक्ट फिगर हमारा नहीं होता है कि ये अब एडी और एबी जो एडी और डीबी जो है वो सेम रेशियो में ही होगा, ये फिक्स नहीं है, इसलिए हम मान के चलते हैं। वैसे भी आप जानते हैं मैथ के टीचर हमेशा मान के ही चलते हैं। माना कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें डीई रेखा बीसी के समांतर है। डीई रेखा बीसी के समांतर है, तो हमें साबित करना है कि AD बाय DB इक्वल AE बाय EC होता है। AD बाय DB इक्वल AE बाय EC होता है। समझ गए आप लोग? ध्यान से देखिएगा, ये लिखना जरूरी होता है। वो कहते हैं ना सोने पे सुहागा वाली बात। आप चाहे तो डायरेक्ट इसे प्रूव भी कर सकते हैं,
लेकिन जब आपके पास एग्जाम में टाइम हो और जब थ्योरम को प्रूव कर रहे हो तो एक बेहतरीन तरीके से उसे प्रूव कीजिए, ताकि एग्जामिनर जब पेन से मार्किंग करने के लिए सोचे तो आपको एक बेहतर नंबर दे सके और एक भी नंबर आपका नहीं कटे। माना कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें डीई रेखा बीसी के समांतर है, तो हमें साबित करना है कि AD बाई DB AE बाई EC होता है। AD बाई DB इक्वल AE बाई EC होता है, एक ही समानुपात में विभाजित होता है। अब देखिए हमें लाना है AD बाई DB। AD बाई DB, एक बात का ध्यान रखेंगे आप लोग कि जब भी आप ज्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करें, हम आगे आपको ट्रिगोनोमेट्री भी पढ़ाने वाले हैं। ट्रिगोनोमेट्री में आपको हम बताने वाले हैं कि उसके जो ट्रिगोनोमेट्री के जो आइडेंटिटीज होते हैं जिन्हें प्रूफ करने में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है, उन सारे आइडेंटिटीज को हम इतने आसान बना देने वाले हैं आप लोगों के लिए कि आप जब देखेंगे उस वीडियो को तो समझ में आएगा ये कुछ भी नहीं है। उसी तरह इन दोनों ही चैप्टर में कुछ कॉमन बातें होती है। जब भी आपको प्रूफ करने वाला क्वेश्चन मिले तो कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। आप ध्यान रखेंगे जब भी आप किस चीज को प्रूफ कर रहे हैं, ज्योमेट्री का क्वेश्चन ही प्रूफ कर रहे हैं, तो सबसे पहले फिगर पे ध्यान रखेंगे और दूसरा चीज कि हमें प्रूफ क्या करना है, इस बात का ख्याल रखेंगे। आप देख सकते हैं कि हमको AD बाई DB लाना है और AE बाई EC लाना है। AD बाई DB लाना है, AE बाई EC हमको लाना है। चलिए अब देखिए कि हम AD बाई DB कब ला सकते हैं। AD बाई DB कब ला सकते हैं? आप लोग पढ़े होंगे कि किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, अर्थात 1/2 आधार गुना शीर्षलंब, आधार गुना शीर्षलंब। आप लोग पढ़े होंगे। तो अगर हम इस ट्राइंगल की तरफ देखें, इस त्रिभुज की तरफ देखें, तो हमें त्रिभुज ADE दिख रहा है। ADE दिख रहा है। अगर ADE में हमें AD लाना है, अगर AD को हम आधार मान लें, AD को आधार मान लें, तो ये भुजा हमको मिल जाएगा। इसमें हमें एक शीर्षलंब डालना पड़ेगा। इसको साबित करने से पहले हम क्या करते हैं, इस फिगर में कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, कुछ रचनाएं कर लेते हैं अपने मन से। ध्यान से देखेंगे, कई सारे विद्यार्थियों का ये सवाल होता है कि हम रचना क्यों करते हैं, और रचना करते हैं तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमें रचना कहाँ करनी है। ये कई सारे विद्यार्थियों का सवाल होता है। ऐसे वो लोग को पता नहीं होता, स्टूडेंट्स को, तो करते क्या है, इसे रट लेते हैं कि चलो एक कंस्ट्रक्शन यहाँ से कर दे, एक कंस्ट्रक्शन यहाँ से कर दे। लेकिन रचना हम इसलिए करते हैं बच्चों कि हमें जो चाहिए होता है उसे पाने के लिए हमें कुछ तिक्रम लगाने होते हैं, कुछ जुगाड़ करने पड़ते हैं। वैसे भी हम बिहारी हैं, आपको पता ही है। अगर आपसे कोई पूछे कि बिहार किस पे चलता है तो आप कह सकते हैं बिहार जुगाड़ पे चलता है, क्योंकि यहाँ हर चीज जुगाड़ पे ही चलता है, वो आप लोग को अच्छे से पता है। ठीक, तो इसमें भी हमने क्या किया, कुछ जुगाड़ बिठा लिया, कंस्ट्रक्शन क्या कर लिया। अब मान लीजिए कि हम आपको बोलेंगे कि आप छत पे चढ़ जाओ। कहाँ चढ़ जाओ? छत पे चढ़ जाओ। तो छत पे चढ़ने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ढूंढेंगे कि सीढ़ी कहाँ है, सीढ़ी कहाँ है। और आपको सीढ़ी मिल गया। आप लोग देखे होंगे गांव घर में पहले जो बांस का सीढ़ी मिलता था, उसे उठा के आप कहीं भी ले जाओ, कहीं भी उठा के रख दो। इधर से चढ़ना है तो उधर से लगा देते, इधर से चढ़ना है तो इधर से लगा देते। तो मान लीजिए आपके पास वही सीढ़ी है, तो उसे आप कहाँ लगाएंगे, जहां से आप सटीक तरीके से चढ़ सके। तो यही कुछ हम सीढ़ी लगा रहे हैं इसमें। अब हम कंस्ट्रक्शन यहाँ क्यों किए, हमको AD चाहिए और DB चाहिए। AD ऊपर में चाहिए, DB नीचे में चाहिए, ये रेशियो है। आपको पता होगा कि किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। आप लोग पढ़े होंगे। तो अब मान लीजिए कि इस त्रिभुज ADE में अगर हम AD को बेस बना ले, AD को बेस बना ले, तो हमें एक शीर्षलंब की आवश्यकता होगी, एक हाइट की आवश्यकता होगी यहाँ पे। इसलिए ये कंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे किए। और हमें DB भी लाना है। तो DB को अगर हम बेस मानते हैं, DB को अगर हम बेस मानते हैं, तो आप देखेंगे कि DB के साथ कोई ट्रायंगल है ही नहीं, DB के साथ कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा है। तो हम क्या करते हैं कि B और E को मिला के DBE को एक ट्रायंगल बना लेते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम बेस मान लेंगे, तो यहाँ भी हमको एक हाइट, ये हाइट हमको मिल जाएगा। इसलिए ये कंस्ट्रक्शन हमको करने की आवश्यकता हुई, इसलिए हम इस कंस्ट्रक्शन को यहाँ पे किए हैं। और बाद में हम क्या कर सकते हैं, दोनों को ही अगर हम बाय में कर दे, दोनों को बाय में कर दे, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ये हमको बाय में
मिल जाएगा, आपको आगे सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो चलिए हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, एक हमने एम यहां से ई और बीई को मिला दिया, ये हमारा परपेंडिकुलर है, सिरसलम हमेशा परपेंडिकुलर में होता है, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अब आप देख सकते हैं, हम बारी बारी से एक एक करके हम प्रूफ करेंगे, एक एक लाइन आपको अच्छे से समझाएंगे, एक एक स्टेप आपको अच्छे से समझाएंगे। अब ध्यान से समझिएगा इन चीजों को। हम पहले क्या करते हैं, हम त्रिभुज ADE को ले लेते हैं। सबसे पहले किसको ले लेते हैं, ADE को। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ADE में हमें क्या मिलता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इक्वल क्या होगा, AD हमारा बेस है, AD हमारा क्या है, बेस है, और ME हमारा क्या है, एक परपेंडिकुलर हाइट है, इसे हम हाइट लेंगे, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारा AD है और हाइट हमारा क्या है, ME है। हम इसे क्या करते हैं, समीकरण 1 इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब लिखते हैं दूसरा त्रिभुज, हमको क्या चाहिए, AD तो इसमें मिल रहा है हमको, अब DB चाहिए। तो हमको DB त्रिभुज लेने के लिए कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा, DBE लेना पड़ेगा। तो हम करते हैं अब त्रिभुज DBE में इसमें क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इक्वल क्या हो जाएगा, 1/2 बेस हमारा हो जाएगा इसमें DB, बेस कितना हो जाएगा, D और B। अब बात आती है सिरसलम हमारा इसमें क्या होगा, हाइट क्या होगा इसमें। अब आप जरा फिगर पे ध्यान देंगे तो देखेंगे कि ये तो है, ये भी है, लेकिन इसमें हाइट हमको कहीं भी नहीं है। कई सारे बच्चों को मन में ये ख्याल होगा कि सर इसमें अगर आपको परपेंडिकुलर डालना भी है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल देंगे, तो परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पे एक अलग साइड हो जाता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, और 3 भुजाओं में आप जिसे भी आधार मानेंगे, जिसे भी बेस मानेंगे, उसी से आपको वहां पे परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, वहीं से आपको सिरसलम डालना पड़ेगा। अब जैसा देखिए एक बात, एक फिगर हम बनाते हैं, उस फिगर के बारे में जरा गौर कीजिएगा। ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया है यहाँ पे, आप ध्यान दीजिएगा, ये एक त्रिभुज है। अब मैं आपसे पूछूं कि इस त्रिभुज का हाइट क्या है। अगर मैं आपको बोलूंगा कि मुझे बेस ये चाहिए, हम आपको बोलते हैं कि ये QR, हमें QR को बेस लेना है। तो QR को जब हम बेस लेंगे तब इस त्रिभुज का जो हाइट होगा, जो ऊंचाई होगा, वो क्या होगा, इस त्रिभुज का ऊंचाई क्या होगा। अब देखिए और बताइए, अगर आप कहेंगे कि सर यहां से हाइट ले लेंगे, यहां से हाइट ले लेंगे, यहां से हाइट ले लेंगे, तो ये सारी हाइट हमारा गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एक्चुअल में इस त्रिभुज का हाइट होने वाला नहीं है। अब देखिए, हम हाइट लेते हैं तो सबसे ऊपरी चोटी को मेजरमेंट करते हैं कि सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होगा, वहां से नीचे वाले ग्राउंड तक का जो पार्ट होगा, उसको हम लोग हाइट देंगे। अगर हम इसको बेस लेते हैं, इसको आप थोड़ा पीछे बढ़ा लीजिए, तो इसका एक्चुअल हाइट अगर हम मेजर करेंगे यहां से, तो ये इसका एक्चुअल हाइट हो जाएगा, इसका ये एक्चुअल सिरसलम होगा। तो क्या आपको यही सेम फिगर यहां देखने को नहीं मिल रहा है। ये त्रिभुज BDE हम ले रहे हैं, BDE हम ले रहे हैं, और BD को अगर हम बेस लेंगे तो यहां से ये इसका जो हाइट है, उसका हाइट भी ME ही हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, इसका हाइट भी क्या हो जाएगा, ME ही हो जाएगा, ठीक। और इसे हम बना लेंगे समीकरण 2, इसे हम क्या बना लेंगे, समीकरण 2। अब आप जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें हमको AD मिल रहा है और इसमें हमको BD मिल रहा है। हमको यही दोनों चाहिए था, और किस फॉर्म में चाहिए था, ये हमको बाई के फॉर्म में चाहिए था। किस फॉर्म में, ये हमको बाई के फॉर्म में चाहिए था। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम समीकरण 2 से समीकरण 1 में भाग दे सकते हैं। भाग देने पर जब हम भाग देंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इज इक्वल टू 1/2 इंटू AD इंटू ME बाय 1/2 इंटू BD इंटू ME। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा AD बाय DB। DB या BD आप लिख सकते हैं। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 3। इसे क्या मान लेते हैं हम, समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ भी चाहिए, क्या चाहिए, AE बाय EC चाहिए।
इसी तरीके से हमें ए ई बाय ई सी चाहिए। अब देखिए ए ई को हमें बेस बनाना है और ई सी को हमें बेस बनाना है, तो जिस तरह का रचना हम इधर से किए हैं उसी तरह का रचना हम उधर से भी कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए ई भुजा को लेकर अगर हमको परपेंडिकुलर खींचना होगा तो हम यहां से परपेंडिकुलर खींच सकते हैं। इसको हमने एम माना था, इसको हमने एन मान लिया। और सी ई को लेकर लेना है तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसको एक त्रिभुज हम बना सकते हैं। आपने देख लिया कंस्ट्रक्शन, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। पहले हमने एम ई को लिया था, बी ई को लिया था, अब हम डी एन और डी सी को मिला दिए हैं। ये आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमने क्या किया, इसलिए हमने बारी बारी से कंस्ट्रक्शन किया था दोनों त्रिभुज को अलग अलग। अब चलिए इस त्रिभुज में हम देखते हैं, इस त्रिभुज में देखते हैं। ठीक, इससे पहले क्या करते हैं, इसे हम थोड़ा साफ कर लेते हैं। दूसरा क्या है, उसी जिस तरह हम उधर प्रूफ किए हुए थे सेम टू सेम इधर भी हमको प्रूफ करना है। त्रिभुज हमें ए डी ई ही लेना है, त्रिभुज ए डी ई में इस बार हमें बेस किसको लेना है, बेस हमें लेना है ए ई को। तो जब हम एरिया लिखेंगे, एरिया ऑफ ए डी ई इज इक्वल टू, तो 1/2 बेस हमारा ए ई और हाइट हमारा क्या हो जाएगा, डी एन। हाइट हमारा क्या हो जाएगा, डी एन। इसी तरह त्रिभुज जब हम ई डी सी लेंगे, त्रिभुज हम ई डी सी लेंगे, त्रिभुज ई डी सी में इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ई डी सी इज इक्वल टू 1/2 इंटू इसका बेस हो जाएगा सीई। इसका बेस कितना हो जाएगा, सीई, और हाइट क्या हो जाएगा, उसी तरह जिस तरह हमने आपको समझाया था, डीएन। इसका हाइट क्या हो जाएगा, डीएन। 1 2 3 समीकरण हमारा बन चुका था, इसको हम बना लेते हैं समीकरण 4, इसको बना लेते हैं समीकरण 5। जिस तरह आप वहां पे किए थे यहां भी आप वही कर दीजिए। समीकरण 5 से समीकरण 4 में भाग देने पर, भाग देने पर देख लीजिए, भाग देने क्या हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ईडीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ईडीसी इज इक्वल टू 1/2 इंटू एई इंटू डीएन बाय 1/2 इंटू सीई इंटू डीएन। अब क्या करेंगे, इसे काट देंगे, यहां पर हमारा क्या बचेगा, एई बाय ईसी या सीई आप कह सकते हैं। देखिए बच्चों, उस समीकरण में जब हम इससे पहले जब हम साफ कर दिए बोर्ड को, इससे पहले जब हम प्रूफ किए थे तो एडी बाय डीबी हमें मिल गया था, एई बाय ईसी भी हमें मिल गया था। इसे हम समीकरण 6 बना लेते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों को ही इक्वल कर देते हैं डायरेक्ट। ये डायरेक्ट इक्वल नहीं होगा, आपके पास एडी बाय डीवी भी है और एई बाय ईसी भी है, लेकिन आप उसमें क्या देखेंगे, ये जो ट्राइंगल है एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई वो दोनों में कॉमन है, वो दोनों में क्या है, कॉमन है। अब इस दोनों का रिलेशन हम देखते हैं क्या है और फिर इसको हम बराबर करेंगे। ये यूं ही ऑटोमेटिक ही बराबर नहीं हो जाएगा, इसके लिए आपको क्लास 9th का एक छोटा सा थ्योरम याद करना पड़ेगा। मैं आपको वो स्टेटमेंट बताऊंगा, वो थ्योरम याद रखना पड़ेगा, जिसके कारण क्या होता है, ये दोनों आपस में बराबर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने देखा हम जो तीसरा समीकरण बनाए थे और जो छठा समीकरण बनाए थे, हमारा तीसरा समीकरण क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। इसमें हमें क्या मिला था, ए डी बाय डी बी। ये हमारा समीकरण 3 था। उसके बाद हमारा समीकरण जो 6 था वो था एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ई डी सी। ये हमें मिला था ए ई बाय ई सी। ये हमारा समीकरण 6 था। हमने बोर्ड को साफ कर लिया था, बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, इसके लिए माफ कीजिएगा। आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके आप देख सकते हैं, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है और भूल रहे हो तो थोड़ा सा पीछे करके आप इसे देख सकते हैं। चलिए इस दोनों को हम देखते हैं, दोनों को इक्वल कैसे कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि राइट साइड दोनों का ये इक्वल है आपस में, ए डी बाई डी बी और ए ई बाई सी क्या है, दोनों आपस में इक्वल है। अगर हम लेफ्ट साइड को इक्वल कर दे, लेफ्ट साइड को इक्वल कर दे तो ये भी हमारा इक्वल हो जाएगा, एल एच एस इक्वल हो जाएगा तो आर एच एस भी
इक्वल हो जाएगा। ये आप लोग जानते हैं, क्लास 9th में कई सारे ऐसे थ्योरम पढ़े होंगे जिसमें आप ये प्रूफ किए होंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, बाएं साइड में थोड़ा सा आप क्या देखते हैं कि ऊपर वाला जो है एरिया ऑफ एडी और एरिया ऑफ एडी ये दोनों तो बराबर है ही, लेकिन नीचे वाला जो हमारा ट्राइंगल है एरिया ऑफ बीडीसी बीडीई, एरिया ऑफ बीडीई और एरिया ऑफ ईडीसी ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। अगर ये इस दोनों को इक्वल करने के लिए ट्राइंगल बीडीई और ट्राइंगल ईडीसी इस दोनों के एरिया को इक्वल करने के लिए हमें एक छोटा सा स्टेटमेंट याद करना होगा। क्लास 9th में आपने पढ़ा था कि जब दो रेखाएं समांतर होती है, दो रेखाएं समांतर होती है और उनमें से किसी एक रेखा को आधार मानकर, किसी एक रेखा को आधार मानकर जब दो त्रिभुज खींचा जाता है तो दोनों ही त्रिभुज का एरिया आपस में बराबर होता है। दोनों ही त्रिभुज का एरिया क्या होता है? आपस में बराबर होता है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि डीई समांतर बीसी है, क्या है? इसे हम लिख देते हैं, ठीक। चूंकि डीई समांतर बीसी है और त्रिभुज बीडीई बीडीई तथा त्रिभुज ईडीसी बीडी तथा त्रिभुज ईडीसी एक ही आधार डी पर स्थित है, डी पर स्थित है। आपको याद होगा, आप पढ़े होंगे कि जब दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पे जब दो त्रिभुज बनता है तो दोनों त्रिभुज का एरिया आपस में बराबर होता है, दोनों त्रिभुज का एरिया आपस में इक्वल होता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि बीडीई त्रिभुज ये जो बन रहा है आपका बीडीई त्रिभुज वो क्या है? डीई आधार पे है, और ये जो है हमारा डीईसी त्रिभुज ये भी हमारा डीई आधार पे ही है, मतलब एक ही आधार पे है। और ये डीई रेखा बीसी के समांतर है, डीई रेखा क्या है? बीसी के समांतर है, और दोनों त्रिभुज एक ही आधार डीई पे बन रहा है। इस कंडीशन से हमारा क्या हो सकता है? ये हमारा क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल ई डी सी हो जाएगा। इससे हमारा क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल ई डी सी हो जाएगा। मतलब ये हमारा नीचे वाला ट्राइंगल बी डी ई और ई डी सी क्या हो आपस में इक्वल हो जाएगा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? इसमें से किसी को हम एक का वैल्यू डाल सकते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं, इसे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पे ईडीसी को हम लिख रहे हैं, ईडीसी के बदले हम बीडीई लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल ही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बाय ई सी, ये हम इसे क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, ठीक। इससे हमारा क्या होगा? चलिए एक और समीकरण बना लेते हैं। इससे हमारा क्या होगा? अब आप देख सकते हैं समीकरण 3 और समीकरण 7 से, समीकरण 3 और समीकरण 7 से हम क्या देखते हैं कि हमारा LHS दोनों लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारा इक्वल है, तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? हमारा इक्वल हो जाएगा। इसीलिए हम लिख सकते हैं समीकरण 3 तथा समीकरण 7 से वो तो हटा दिए, समीकरण 3 तथा समीकरण 7 से AD बाय DB इक्वल AE बाय EC, ये हम क्या कर सकते हैं? ये हम लिख सकते हैं। ये यहाँ पे हमारा होता है प्रूफ। ये क्या होता है? हमारा यहाँ पे प्रूफ होता है। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो गया है, समझाए भी है बहुत अच्छे तरीके से। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आज का क्लास यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। अब अगले क्लास में इसी थ्योरम को मैं इतने शॉर्टकट तरीके से बताने वाला हूँ, इतने शॉर्टकट तरीके से मैं इसे समझाऊंगा कि आपको इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप देखेंगे और आपको याद हो जाएगा, और आप चाहे तो इस थ्योरम को उस तरीके से भी प्रूफ कर सकते हैं। तो जो दूसरा मेथड है इस थ्योरम को प्रूफ करने का, वो मेथड मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कुछ त्रुटियां आप लोगों को नज़र आ रही हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम उन्हें पढ़ के उन त्रुटियों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों से नम्र निवेदन है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि और भी विद्यार्थियों और भी जो विद्यार्थी हैं इस वीडियो का लाभ ले सके और फ़ायदा ले सके। ऐसे तो कहा जाता है कि जो अच्छा पढ़ाते हैं उन्हें प्रमोशन करने की या फिर नम्र निवेदन करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। अगर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं तो विद्यार्थी आपके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और आपके वीडियो को लाइक भी करेंगे। लेकिन आज के ज़माने में शायद ये बातें थोड़ी सी धुंधली हो गई है, क्योंकि कहा जाता है कि आजकल सच को भी प्रसार करने की आवश्यकता होती है। अगर सच को आप प्रसार ना करें तो वो झूठ कहलाने लगता है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छा लगता हो, आप लोगों को मेरा पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगता हो, तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे और बताएंगे, और भी स्टूडेंट्स को बताएंगे। हम यहाँ पे आपको और भी सिर्फ मैथ का ही नहीं, यहाँ पे SST, साइंस सभी का बारीकी से वीडियो हम आपको देने वाले हैं। एक एक टॉपिक को इतने मज़ेदार तरीके से आपको पढ़ाने वाले हैं, इतने मज़ेदार तरीके से समझाने वाले हैं कि अगर आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होना चाहें या फिर किसी अदर एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होना चाहते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होना चाहते हैं या फिर किसी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होना चाहते हैं, आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी। क्योंकि ये चैनल हमारा नया है और ये वीडियो भी हमारे चैनल पे नए हैं, तो कुछ प्रॉब्लम इसमें आ सकती है। तो आशा करते हैं आप उन्हें माफ़ कर दीजिएगा। धन्यवाद।